ठीक है, पहला एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास को तेजी से खींचेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लगे कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ फिर से पूछ लेना। चलो स्टार्ट ही जब कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अगर लाइफ स्पान से ही आता है, किसको कहते हैं, नहीं यानी कि किसी जीव के जन्म से लेकर के और उसके प्राकृतिक मृत्यु। अब यहां देखो एक वर्ड जोड़ा गया है, प्राकृतिक मृत्यु, ऐसे भी जोड़ देगा, किसी को शूट कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, नहीं कोई सुसाइड कर लिया, वह प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं हुआ। नेचुरल डेथ तब माना जाएगा उसका जब अपना बूढ़ा होकर के अपना आयु पूरा हुआ तब खत्म। तो इस तरह से अगर कोई भी जीव अगर मरता है तो यही उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। स्पष्ट हो गया, यानी कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का अवधि, समय, टाइमिंग पीरियड ही क्या कहलाता है, लाइफ स्पान कहलाता है। अब अगर लाइफ स्पान की अगर कुछ उदाहरण पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे कैसे मतलब कैसे कैसे किसका किसका लाइफ स्पान है उस पर चर्चा करते हैं। तोता 140 साल का होता है लाइफ स्पान इसका, और अगर हम बिल्ली का करें, बिल्ली का कितना होता है, 35 से 40 होता है बिल्ली का। ठीक है, और इसका कुत्ता का अगर करें तो 20 से 30 साल हो जाता है कुत्ता का। चलो कुछ प्लांट का भी एग्जांपल लेते हैं। प्लांट में एक बात याद रखिएगा, जितना भी क्रॉप प्लांट है, फसली पौधा जितना भी होता है, ठीक है, वह सभी फसली पौधा का 4 से 5 महीना का होता है। ठीक है, अब अगर कोई अब गेहूं लिखे, धान लिखे, मक्का लिखे, जो भी लिखे, हमको फसली पौधा करके नाम याद रख लीजिए, इसमें सब आ जाता है 4 से 5 महीना में कंप्लीट। अब एक और चलिए, एक ऐसा ट्री है जो 3 से लेके 4000 वर्ष तक जिंदा रहता है, नहीं सिकोया का पौधा, लगभग ये 3 से 4000 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है ना, हाँ सबसे ज्यादा वो ये हो गया। अच्छा चलिए, कछुआ का लाइफ स्पान कितना होता है, 200 साल होता है, सबको याद है ये। चलो खत्म कहानी। अब हम लोग जन्म ले लिया, मरेगा, अब उसके बीच में क्या क्या घटना घटती है उस घटना को जानते हैं। तो जब कोई जीव जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो अपना क्या होता है, बाल्य अवस्था में आता है, मैच्योरेशन स्टेज में जाता है। मैच्योरेशन स्टेज में जाने के बाद वह जीव क्या करता है, अपने ही जैसे फिर नए संतानों को जन्म देता है। जितना भी जीव इस संसार में, चाहे वो जंतु हो या पौधा हो, या वह एक कोशिकीय जीव हो या वह फिर बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जीव क्या करता है, अपने जैसे संतानों को जन्म देता है। क्यों देता है अपने जैसे संतानों को जन्म, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, उस जाति का अस्तित्व बना रहे। समझ गए, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग अगर डायनासोर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज अब हमारे बीच में डायनासोर नहीं है। क्यों नहीं है डायनासोर, इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो चलिए उस रीजन में से जो मुख्य रीजन है उसका हम चर्चा करते हैं कि हो सकता है कि डायनासोर का रिप्रोडक्शन क्षमता धीरे 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 समाप्त हो गया, डायनासोर खत्म। आने वाले समय में अगर मान लिया जाए कि मनुष्य में भी अगर रिप्रोडक्शन की क्षमता अगर समाप्त हो जाए तो पता चलेगा कि इतिहास में कोई पढ़ेगा हम लोगों का फिर आने वाला कि एक समय मनुष्य हुआ करता था, नहीं पढ़ेगा। जैसे आज हम बोल रहे हैं कि डायनासोर हुआ करता था, उस समय जो जीव रहेगा वह कहेगा मनुष्य हुआ करता था, नहीं बोलेगा। चलो तो इसलिए मनुष्य में भी जनन की क्षमता है और वह भी अपने जैसे ही संतानों को जन्म देता है। डिफिनेशन इसका क्लियर है कि किसे कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जीवों की वह क्षमता होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देकर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। क्लियर कहानी। चलो अब यही क्रिया कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, नहीं। चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गेमिट के फॉर्मेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और दूसरा बात कि बिना गेमिट के फ्यूजन से सिंगल पेरेंट, एकल जनक के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। अब आपका इसी में डिफिनेशन बन जाएगा, नहीं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत एकल जनक के द्वारा बिना गेमिट के फ्यूजन से ही संतान को जन्म देना, यानी संतति को जन्म देने की प्रक्रिया को ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। खत्म कहानी। अब चलो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे जीवों में होता है। अब इसके अंतर्गत में जंतु भी हो सकता है और पौधा भी हो सकता है। एक कोशिकीय जंतु भी हो सकता है, बहुकोशिकीय जंतु भी हो सकता है। लेकिन एक बात और जान के रखिए कि लगभग बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल होता है, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग ये जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो हम लोग समझे कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमीट का फ्यूजन भी नहीं होता है, ठीक है, और सिंगल पेरेंट के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग का उत्पत्ति भी होता है। अब ये समझिए कि ये कितने प्रोसेस से होता है, इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो इसमें सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे फिजन विधि के द्वारा, यानी विखंडन विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ये खास करके जितने भी एक कोशिकीय जीव है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, उसमें ये दोनों प्रोसेस से होता है, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया है। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन जो दो प्रकार का हो गया, तो बाइनरी इसलिए नाम पड़ा कि क्या होता है कि एक कोशिका है, वह कोशिका विभाजित किया और विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण कर दिया। अब इसमें एक बात याद रखना है, कोशिका विभाजन जो 11th में लोग पढ़े भी हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस वगैरह सब होता है। ये प्रोसेस इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम को भी बदल दिया है। जनरली कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार के होता है, कौन कौन, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन माइटोसिस में क्या है कि ये जो अवस्था से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ जो बाइनरी फिजन में जो एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, इसको किसी अवस्था से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है एमाइटोसिस, ठीक है। अंतर, एमाइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होता है, और माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस में जो है यह क्रिया क्या होता है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ डॉटर सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों इक्विवेलेंट होता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे बुक में क्या किया है कि एमाइटोसिस के बदले माइटोसिस भी लिखा रहता है। हम लोग भी जनरली याद यही कर लेते हैं कि इसमें माइटोसिस डिवीजन ही होता है, ठीक है ना, यानी कि बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस होता है उसमें केवल माइटोसिस डिवीजन होता है। तो एमाइटोसिस भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। दूसरा डिवीजन जो भी हम लोग जाने, मियोसिस डिवीजन, तो मियोसिस डिवीजन इसमें नहीं होगा। मियोसिस डिवीजन केवल और केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए। याद रखना हम लोगों को इस बात को कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वह किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। यह जो हम लोगों का जो सोमेटिक सेल्स है, जिसको हम लोग हिंदी में दैहिक कोशिका भी बोलते हैं, उसमें मियोसिस डिवीजन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी रिवीजन हो गया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, तो केवल माइटोसिस होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बाइनरी फिजन में इतना तो हम लोग जान गए कि एक कोशिका विभाजित होकर के जब दो कोशिका का निर्माण करता है तो वही दोनों क्या हो जाता है, उसका डॉटर सेल हो जाता है। इसमें एक बात और याद रखना हम लोगों को, चूंकि यहाँ एक ही कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना दिया, ठीक है ना, तो इसमें जो पेरेंटल सेल है वही ना डिवाइड होकर के दो सेल बना। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है और कहना है कि यह एक कोशिकीय जीव जो होता है वह इमॉर्टल होता है, वह मॉर्टल नहीं होता, यानी कि वह अमरणशील उसको माना गया है, क्योंकि वही कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डॉटर सेल उसका बन जाता है, संतति कोशिका उसका बन जाता है, तो उसी से उसका संतान बन गया। तो इसलिए वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह जो है अमरणशील है, यह मरणशील नहीं है, क्योंकि वही विभाजित हो जाता है। हाँ, अब उसको अगर कोई दवाई दारू दे करके उसको जहर तहर दे करके मार दीजिए, अमीबा को मार दीजिए, क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, एक कोशिकीय जीव को, तो वो एक दूसरा प्रोसेस हो गया। लेकिन एक जो उसका नेचुरल डेथ, जो भी हम लोग लाइफ स्पान में पढ़े नेचुरल डेथ, तो नेचुरल डेथ जो है एक कोशिकीय जीवों का नहीं होता, क्योंकि वह डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में होता क्या कि जब किसी जीव का, एक कोशिकीय जीव का खास करके,
अति प्रतिकूल वातावरण, अनफेवरेबल कंडीशन जब आता है तो वह अपने चारों ओर क्या करता है, किसका निर्माण करता है, एक सिस्ट का निर्माण करता है, पुटी भी कहते हैं हम लोग इसको। तो सिस्ट या पुटी जो है उसको करता क्या है, अति प्रतिकूल वातावरण से उसका रक्षा करने का काम करता है। हम लोग एक अमीबा का उदाहरण लेते हैं। अमीबा में भी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी क्या होता है कि इसमें भी मल्टीपल फ्यूजन होता है। अब मान लिया जाए कि अमीबा कहाँ रहता है, जल में, कीचड़ में, नाला वगैरह सब में भी रहता है। पानी सूख गया, सपोज पानी सूख गया, तब तो अमीबा को मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रकृति ने उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था किया कि वह अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है जिसको हम लोग सिस्ट या पुटी कहते हैं, और वही क्या करता है कि उसको मरने से बचाने का काम करता है, पोषण तोषण सब कुछ देने का काम वही उसको करता है, सिस्ट ही पुटी ही करता है, जो वॉल से वो गिर गया है। इसी बीच जब तक वह उसके अंदर में बंद रहेगा तब तक क्या होता है कि उसके अंदर में जो एक न्यूक्लियस केंद्रक होता है वह विभाजित होता है, और विभाजित होकर के बहुत सारे न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है, और सभी न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और उसके बाद वो क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन से घिर जाता है, झिल्ली से घिर जाता है। अब इतने समय में क्या होता है, समय लगेगा ना इतना में, तो अब फिर मान के चलिए बरसात का मौसम आ गया, बारिश हो गया, पानी हो गया, अब सिस्ट उसका फट जाएगा, और सिस्ट जैसे ही फटेगा तो सभी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जितना भी न्यूक्लियस है वह सभी बाहर आ जाएगा, और वह स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएगा, एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव में एक जीव से बहुत सारे जीव की उत्पत्ति हो जाता है, यानी बहुत सारा संतति हो जाता है। एक बात और याद रखना है जो कि अभी आपका 11th में नहीं दिया है, मे बी नीट वगैरह से में पूछा जा सकता है, जब आप ऑनर्स में पढ़िएगा तो वहां पे बताएगा अमीबा के बारे में कि एक अमीबा से 8 अमीबा ही बन सकता है, यानी मल्टीपल फ्यूजन में वो 8 न्यूक्लिया का निर्माण करेगा, और 8 न्यूक्लिया से 8 डॉटर अमीबा का निर्माण होगा। ठीक है ना, ये याद रखना, ये ध्यान में रखना है, ये चीज को, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जो कि ये ऑनर्स में जाकर के आप इसको पढ़िएगा पूरा डिटेल से। चलिए, तो आपका हो गया बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, यानी फ्यूजन का दोनों प्रोसेस खत्म। इसके बाद क्या पढ़ना है, बडिंग। बडिंग किसमें होता है, बताइए किसमें होगा बडिंग। बडिंग का प्रोसेस जो होता है इसका उदाहरण में हो जाता है आपका ईस्ट है और हाइड्रा है। ठीक है, तो बडिंग में होता क्या है कि बहुत सारे जीव, एज फॉर एग्जांपल हाइड्रा और ईस्ट को ही लीजिए, उसके बेसल पार्ट के नजदीक में एक छोटा सा उभार सा रचना बनता है। जैसे मान लिया जाए ये इसका बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट से क्या होता है, किसी सब्सटेंस से ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, और ये इसका माउथ हो गया, ये इसका टेंटिकल्स कहलाता है, ये इसका टेंटिकल्स कहला गया। इसी बेसल पार्ट से एक छोटा सा उभार निकलता है, बर्ड निकलता है, कलिका के समान रचना निकलता है। ठीक है, तो ये कलिका जो निकला, इसी कलिका निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, और ये बर्ड फिर धीरे 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 क्या होने लगता है, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें भी ये टेंटिकल्स वगैरह, माउथ वगैरह का क्या होता है, इसमें भी निर्माण हो जाता है, और फिर ये यहां से अपना बेसल पार्ट के नजदीक जहां की ये पेरेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ था वो इससे अलग हो गया और अपना स्वतंत्र जीवन, फ्री लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो पहले एक बर्डिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग बर्डिंग प्रोसेस बोलेंगे। तो ये ईस्ट में भी इसी तरह से होता है और हाइड्रा में भी। 2 एग्जाम्पल है, याद रखना है। चलिए, उसके बाद बताइए क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इसका एक उदाहरण के साथ पहले चलते हैं, चर्चा करते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। स्पायरोगैरा एक एल्गी का जाति है, ये बहुकोशिकीय जीव है। स्पायरोगैरा जो है ये बहुकोशिकीय जीव होता है और एल्गी के अंतर्गत में आता है ये चीज, ठीक है ना। तो देखिए 2 बात यहां पे आता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल कोई व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, कोई भी चीज पड़ा हुआ है उसको तोड़ दो, क्यों तोड़ा, क्या फायदा हुआ इससे, उसको कोई मतलब नहीं, वो उसको तोड़ दिया तो 2 भागों में बढ़ गया, हो सकता है 2 से अधिक भागों में भी बांट दे उसे, तो ये हो गया मेरा आर्टिफिशियल। इसको चूंकि मनुष्य ने अपने से तोड़ ताड़ के फेंक दिया। दूसरा, हवा का बहुत तेज झोंका चला, स्पायरोगैरा टूट गया। या पानी में चूंकि जलीय जीव है, पानी का बहुत तेज बहाव आया, उससे भी उसका बॉडी टूट सकता है, टूट करके 2, 4, 5 खंड में डिवाइड हो सकता है।
तो स्पायरोगारा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से वो अपने खोए हुए अंगों का निर्माण कर लेता है। समझ गए बात को? तो अब मान लिया जाए सपोज कि ये स्पायरोगारा को तोड़ करके हम फेंक दिए, तो ये वाला इसका निर्माण कर लेगा और ये वाला जो है इसका निर्माण कर लेगा, तो दो ठो अमीबा बन जाएगी, सॉरी दो ठो ये स्पायरोगारा बन जाएगा ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंटेशन के बारे में? चलिए फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। चलिए बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव एल्गी में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, फंगस वगैरह में भी होता है। वो क्या करता है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अति प्रतिकूल वातावरण का ही चर्चा आता है। हम यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं फंगस के बारे में आपको। फंगस का जो बॉडी है ना उसको हाइफा कहा जाता है, हाइफी, ठीक है। उसमें से एक जाल को आप निकाल लीजिए, हाइफी मतलब चूंकि उसके जाल के समान उसका रचना बना होता है, जिसको हम लोग हाइफा या हाइफी बोले, प्लूरल में हाइफी। तो एक रचना को निकाल करके जब हम माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं कि वह जो है एक गोल सूक्ष्म थैलीनुमा रचना का निर्माण करता है, ठीक है। पहले ये गोल सूक्ष्म थैली जैसे रचना बनता है, इसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पोरेंजियम बोलेंगे। और यही स्पोरेंजियम अपने चारों ओर ये भी क्या करता है, एक सुरक्षात्मक परत का, मोटा सा परत का ये निर्माण कर लेता है। यह भी इसको क्या करता है, अति प्रतिकूल वातावरण से इसका सुरक्षा करने का काम करता है। और इसी बीच स्पोरेंजियम में ही एकदम गोल सूक्ष्म कण के समान बहुत सारा रचना का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब वातावरण में अनुकूल मौसम आ जाता है तो अनुकूल मौसम के आने के बाद ये स्पोरेंजियम का जो ये वॉल है, जिसको हम लोग भित्ति भी बोलते हैं, ये वॉल भित्ति फट गया और इसके फटने से सारा स्पोर क्या होता है, बाहर निकल आता है। और बाहर निकल आने के बाद इसको अनुकूल जगह जब मिल जाता है तो वहां पर यह जैसे सीड जर्मिनेट होता है ना, अंकुरित होता है ना, तो ये सारे स्पोर भी अंकुरित होकर के एक नए हाइफी, चूंकि फंगस का चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो वो एक नए हाइफी का निर्माण कर लेता है और एक नया फंगस बन जाता है, ठीक। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, घर के आंगन में अभी आपका देखिएगा कोई भी प्रकार का किजली वगैरह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या कीजिए कि वहां पर एक बाल्टी पानी गिरा करके और आज भर छोड़ दीजिए उसको। कल जब देखिएगा तो वहां पर आपको लगेगा कि जैसे कुछ किजलीपन पर आ गया है वहां। तो अब बताएं, जब कल नहीं था तो आज ये कहां से आ गया, सवाल हो सकता है ना। तो उसके लिए भी क्या हुआ, वहां पर जो पहले एल्गी वहां पर था, जो किजली है, हम लोग एल्गी वही कहलाता है एल्गी, वह किजली अपने आप को बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक कवच में घिर गया था, जो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक वॉल से वो घिर लेता है और वही उसको अति प्रतिकूल वातावरण से, यानी कि पानी की कमी से उसको बचाने का काम कर रहा है। तो वो एल्गी जो अपना एक सुरक्षात्मक कवच से क्या किया था, अपने आप को घेर लिया था। अब जैसे ही तुम वहां पर पानी डाल दिया तो उसके लिए तो वही ना अनुकूल मौसम हो गया कि उसको फिर से पानी मिल गया, नहीं तो जैसे ही उसको पानी मिल जाता है कि स्पोरेंजियम का जो वॉल है वो ये वॉल टूट जाता है और सारा स्पोर बाहर निकला और फिर वहां पर एल्गी का निर्माण हो जाता है। बताओ, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वर्धी जनन क्या है, नहीं, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजेटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। वेजेटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि खास करके ये पौधों में ही होता है। पौधा अपना जड़ या तना या पत्ती के द्वारा ही नए पौधे को फिर से निर्माण कर लेता है, यानी नया जीव का निर्माण हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, वर्धी जनन, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब अगर हम उदाहरण लें तना के बारे में, तो तना का बारे में हम बताए हैं तुम लोगों को, रनर, नहीं याद है ना। रनर क्या होता है कि ये जमीन पर रेंग करके चलता है। हाँ, इसका उदाहरण है दूब घास। देखिएगा दूब घास में जहां जहां पर ये नोड बना रहता है, गांठ बना रहता है, उसी जगह से ये एडवांटेजियस रूट इसको बोलिएगा या फाइबरस रूट भी इसको बोल सकते हैं, वो क्या करता है, जमीन को पकड़ लिया और उसी जगह में पत्ती वगैरह सब बन जाता है। फिर उसके बाद जितना भी देख रहे हैं इस तरह से ये बन जाता है। अब फिर ये आगे बढ़ेगा और फिर यहाँ नोड बना और ये नोड जो है फिर से क्या करेगा, एडवांटेजियस रूट का निर्माण करेगा और यहाँ फिर लीफ का निर्माण हो जाता है।
अब दूब घास को आप अगर यहां से उखाड़िएगा तो वो यहां तक चला आता है, क्योंकि वो जमीन पर रेंग करके वो घास चल रहा है और आगे अपना जड़ का भी निर्माण करते हुए चलता है। तो ये दौड़ के चला, रनर, इसलिए इसको धावक बोला गया, रनर बोला गया। धावक नहीं बोलेंगे, नाम रखा गया रनर, ठीक है ना। चलिए, इसलिए ये क्या हो गया, रनर कहला गया। इसका एग्जाम्पल में हो गया दूब घास। इसी तरह से जैसे पृथ्वी पर ये रेंग करके चलता है, तो उसी प्रकार से पानी में भी एक रेंगने वाला पौधा है, जलकुंभी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट कहते हैं। याद रखिएगा, जमीन पर रेंग करके चला तो वो दूब घास, और जल में जब यह रेंग करके चलेगा तो उसको ऑफसेट बोल देंगे, ठीक है। रनर और एक ऑफसेट। ऑफसेट भी क्या करता है, वो जल की ऊपरी सतह पर वो रेंग करके चलता है, और उसमें भी जहां जहां नोड बनता है वहां वहां वो क्या करता है, जड़ का निर्माण करता है, ठीक उसके ऊपर में पत्ती वगैरह का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण हो गया जलकुंभी, ठीक है। चलिए, तीसरा राइजोम। तीसरा में है राइजोम। यह भी क्या करता है, यह भी तने का भूमिगत रूपांतरण रूप होता है, और इसमें भी जहां इसका नोड होता है उसी नोड के समीप में ये क्या करता है, जैसे यहां पर मान लिया ये नोड बना हुआ है, ठीक है, ये नोड बना हुआ है, इसी नोड के पास में क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब के समान रचना बना लेता है। हाँ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदरक। तो अदरक में देखिएगा इस प्रकार से ये रचना बन गया, ये, ठीक है। तो अदरक भी हो जाता है, हल्दी वगैरह सब जो है ये इसी का उदाहरण होता है, ठीक है। यानी कि अदरक में, हल्दी में क्या होता है, राइजोम के द्वारा उसमें ये यही राइजोम आपका कहला गया, यही राइजोम आपका कहला गया। इस राइजोम का क्या कीजिए, आप इसी को नमी भूमि पर हल्का इसको जमीन में गाड़ दीजिए और आपका पौधा होकर के तैयार हो जाएगा। या फिर जहां से आप अदरक उखाड़ते हैं जिस भूमि से, उसी भूमि पर इसको आप बर्ड के समान जो ये बना हुआ राइजोम, इसको वहां पर गिरा करके आप फिर से उसको मट्टी से कर दीजिए, झाँप दीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। देखिएगा फिर से आपको फिर से लगाने का उसको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए, राइजोम के बाद क्या है, राइजोम के बाद आता है कॉर्म। ये राइजोम और कॉर्म में देखिए क्या अंतर है, ध्यान, मतलब याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं। अदरक छोटा हो जाता है लेकिन ओल बड़ा हो जाता है, नहीं, ओल बड़ा हो जाता है। तो अब जब ओल बड़ा है तो ओल का जो बड बन रहा है वो भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अदरक बेचारा छोटा है तो उसका बल्ब भी जो बन रहा है, बर्ड जो बन रहा है, वो बर्ड भी छोटा बन रहा है। तो एक छोटा वाला को बोल दिया राइजोम और बड़ा वाला को बोल दिया, उदाहरण हो गया ओल, नहीं, उदाहरण हो गया इसका ओल। खत्म कहानी। चलो, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग स्टेम के द्वारा जाने कि स्टेम में कौन कौन आता है। स्टेम में कौन कौन आता है, एक हो गया रनर, दूसरा राइजोम, तीसरा कॉर्म भी हो गया, और ऑफसेट हो गया, चारों ऑफसेट। अब इसमें एक बच गया बल्ब, ठीक है ना। बल्ब जो है किसको बोलते हैं, प्याज और लहसुन इसका उदाहरण में आता है, ठीक है ना। ये जनरली अंडरग्राउंड एज ए बल्ब भी इसको बोला गया, प्याज लहसुन को। प्याज और लहसुन दोनों ही जो है, यह भूमि के, ये भूमि हो गया और इसके अंदर में प्याज और लहसुन दोनों उगता है। ये इसका क्या हो गया, जड़ हो गया। तो इसको कौन सा जड़ बोलते हैं, एडवांटेजियस रूट इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहीं से फिर इसका क्या हो जाता है, ये पत्ती का निर्माण हो जाता है, इसी जगह से इसका पत्ती बनता है। तो ये आपका प्याज और लहसुन दोनों में ही यही होता है, ठीक है। खत्म कहानी। अब देखिए, प्याज लहसुन जो है ये बाइनियल प्लांट, द्विवर्षीय पौधा के अंतर्गत में आता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्याज और लहसुन हमारा बैठ गया जमीन पे, हम लोग उसको उखाड़ लेते हैं। लेकिन अब अगर लाइफ स्पान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लाइफ स्पान इसका तब ना पूरा होगा जब ये अपना पूरा जीवन काल जी लिया, अपने समान बाल बच्चा हो गया, पैदा कर दिया, तब ना आप उसको बोलिएगा कि इसका लाइफ स्पान पूरा हो गया। तो हम लोग तो बीच में बेचारा का मर्डर करके निकाल लेते हैं, तो वो उसका लाइफ स्पान नहीं हुआ। लाइफ स्पान इसका 2 वर्ष में पूरा होता है, प्याज और लहसुन का। क्लियर। चलिए, अब हम लोग एक तो हो गया स्टेम के बारे में पढ़ लिए, वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाय स्टेम। दूसरा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। लीफ के द्वारा भी तो होता है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, यानी पत्ती के द्वारा भी जो है वर्धी जनन की क्रिया होती है। इसका उदाहरण क्या क्या हो गया, ब्रायोफाइलम और कलंचो वर्टिसिलेटा। ये 2 पौधे का नाम याद रखना है, दोनों पौधा आपका बुक में भी दिया हुआ है।
कि कलंचो वर्टिसिलेटा और ब्रायोफाइलम। चलिए एक चीज और हम बता देते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग भी सुन लेंगे कि ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है, अगर किसी को किडनी में स्टोन अगर है, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइलम का पत्ता डेली सुबह 2 पत्ता को बढ़िया से पानी में धो करके उसको पान के तरह चबावे और उसके रस को चूस करके सिट्टी को फेंक दे, तो उसका स्टोन जो है, किडनी वाला स्टोन गल के समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसको एक और होता है गोल ब्लाडर। गोल ब्लाडर में अगर स्टोन होगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। किडनी वाले को ये गला देता है, टाइम लगता है लेकिन ये गला देता है। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस पर। चलिए अब बोलिए, अब हम लोग किस में आ जाएंगे? रूट वाला में ना। चलिए रूट वाला में क्या होता है इसका उदाहरण बताते हैं। पहले हम आप लोगों को उदाहरण के साथ पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। शीशम का पौधा लीजिए। शीशम का पौधा में देखिएगा कि उसका जो जड़ होता है ना, उसी जड़ में गोल गोल घुंडी टाइप पर रचना बना हुआ रहता है, बर्ड के समान रचना बना हुआ रहता है। आप उसको तोड़ काट लीजिए बढ़िया से, और यही चीज को आप ले जा करके कहीं अलग जमीन पर भी अगर आप लगा दीजिएगा तो एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो यही ना हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, नहीं हो गया? यानी कि रूट में भी क्या हो रहा है, बर्ड के समान रचना बन रहा है, और इसे ही जब आप नए जमीन पर नए जगह में आप अगर लगा देते हैं तो इससे आपका नया पौधा उत्पन्न ले लेता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ है, आगे नोट्स में उसको देखेंगे हम लोग। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटना कहते किसको है, क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स? तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट, एक को बोलेंगे मेल गैमीट और एक को बोलेंगे फीमेल गैमीट, आपस में ये क्या करता है, फ्यूजन करता है, और यही आपस में फ्यूजन करके किसका निर्माण करता है, वो जायगोट का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जब 2 भिन्न गैमीट मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन कर जायगोट का निर्माण करता है तो इसे ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक वर्ड और नया समझिए कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन कर जायगोट का निर्माण करता है तो उसके लिए एक और टर्म का नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं, किसी को याद है? सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, लगता है पढ़ा है तुम लोग, उसको जो है सिनगेमी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सिनगेमी में क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूजन कर एक जायगोट का निर्माण करता है तो उसी टर्म को हम लोग सिनगेमी भी कहते हैं, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और उसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपको 3 ऑप्शन रहेगा कभी कभी, और लास्ट में दे देगा ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा आपका जवाब है। कौन कौन? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिनगेमी। ठीक है ना, ये तीनों हो गया। तीनों मतलब एक ही आदमी का नाम है 3। ठीक, चलो तो अब यहां पर एक बात और जान ले हम लोग कि प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जिसमें फूल होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मेल गैमीट जो बनता है तो वही मेल गैमीट क्या हो गया, एक प्रकार का पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। तो प्लांट में ये पोलन ग्रेन हो गया मेल गैमीट। और फीमेल गैमीट का अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग या ओवा कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की अगर बात करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, तो यह मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल गैमीट को एग या ओवा अर्थात अंडाणु कहते हैं। खत्म कहानी। तो ये हो गया हम लोगों का एक टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स। अगर डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 काम होता है। एक हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री और पोस्ट के बीच में एक आ जाता है फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा जगह छोड़ के बताना था ना, बीच में घुस गया, कोई बात नहीं है। चलिए, यानी कि एक हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, तब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, नहीं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और दूसरा क्या होता है न्यूट्रिशन ऑफ गैमीट,
न्यूट्रिशन ऑफ गेमिट। तीसरा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गेमिट नहीं होता है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में गेमिट का निर्माण होता है, गेमिटोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद जब गेमिटोजेनेसिस में गेमिट का निर्माण हो गया तो गेमिट को दाना पानी भी तो दीजिएगा ना, तो जब गेमिट को दाना पानी देने का सवाल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन हो गया ना, वो न्यूट्रिशन कहला गया। और तीसरा ट्रांसफर ऑफ गेमिट, गेमिट का ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ गेमिट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, एक्चुअली टॉपिक थोड़ा सा जाएगा लंबा, पढ़ना तो होगा ही क्योंकि एक शॉर्ट में इसको खत्म भी करना है। फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, तो फॉर्मेशन ऑफ गेमिट के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गेमिट जब बोल रहे हैं तो एक आता है इसमें मेल गेमिट और एक हो गया आपका फीमेल गेमिट। तो अब देखो यहां पर एक नाम पड़ गया, एक ये दोनों को कंबाइंड तौर पर हम कह सकते हैं गेमेटो, नहीं गेमेटोजीनेसिस। गेमेटो मतलब गेमिट, गेमेटो माने गेमिट और जीनेसिस माने फॉर्मेशन, अर्थात गेमिट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो गेमिट बोले तो मेल और फीमेल दोनों हो गया चर्चा, लेकिन जब हम पर्सनली अगर हम केवल फीमेल गेमिट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊजीनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऊजीनेसिस कहते हैं। चलो ऊजीनेसिस, डबल ओ, ऊ, इसका मतलब हो गया ओभा, और जीनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि ओभा का फॉर्मेशन। तो ओभा का फॉर्मेशन क्या कहला गया, ऊजीनेसिस कहला गया। ओभा का फॉर्मेशन ऊजीनेसिस बोल सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत फीमेल के ओवरी में एग या ओभा का निर्माण होता है, ऊजीनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग मेल गेमिट का अगर चर्चा करते हैं, ठीक है, तो मेल गेमिट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो स्पर्म से नाम पड़ गया स्पर्मेटोजीनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजीनेसिस में भी कितना वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड। कौन कौन, स्पर्मेटो यानी स्पर्म, जीनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मेल के टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब देखो थोड़ा सा डिफिनेशन हम बड़ा बना दिए, हम सिंपल में भी बोल सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत स्पर्म का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यह भी 100% सही है, गलती नहीं है। लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मेल के टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूबल्स में स्पर्मेटिड सेल्स से स्पर्म का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टीचर को भी लगेगा बच्चा थोड़ा सा मेहनत किया है, अंदर से याद करके आया है, नहीं इसमें सब वर्ड आ गया। कहां होता है तो टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में कहां होता है तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में किससे होता है तो स्पर्मेटिड सेल से होता है। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका याद हो जाएगा ना, डिफिनेशन के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो तो ये तो अब मेरा हो गया क्या, गेमिट का फॉर्मेशन हो चुका। अब तो अब एक बात और हम लोग जाने कि स्पर्म और ओभा को कंबाइंड तौर पर हम लोग गेमिट कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से फीमेल में ओवरी और मेल में जो टेस्टिस होता है, इसको भी तो हम कंबाइंड में कुछ बोल सकते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोनाड। गोनाड को हम लोग मेल में टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और अगर हम फीमेल की बात अगर करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। तो इसी टेस्टिस और ओवरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड बोलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम गोनाड के बारे में चर्चा करते हैं तो गोनाड में क्या बनता है, गेमिट। गोनाड में क्या बनता है, गेमिट। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म। ओवरी में क्या बनता है, ओभा। बात समझ रहे हैं, है वही चीज लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है।
गोनाड अगर बोल दिया तो गेमिट बोलेंगे, टेस्टिस बोल दिया तो स्पर्म बोलेंगे, ओवरी बोल दिया तो। क्लियर यहां तक? ऑब्जेक्टिव भी खत्म। चलिए अब कौन बचा? अभी तुम लोगों का गेमेटोजेनेसिस का क्रिया हुआ, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन में जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन की क्रिया हो जाएगा। किसका किसका? टेस्टिस में जो स्पर्म बना, टेस्टिस में आपका क्या बना? स्पर्म। और ओवरी में क्या बना? ओवा बना। तो यही दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन बोलेंगे ना रे, फीजन और फ्यूजन दो अलग अलग वर्ड है। फीजन का मतलब होता है टूटकर अलग होना, और फ्यूजन का मतलब होता है आपस में मिल जाना, ऐसा मिल जाना, मिलके एक हो जाना। ठीक है ना? ऐसा मिलना कि मिलकर के वो दोनों एक हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होने के बाद किसका निर्माण हुआ? जायगोट का निर्माण हो गया। इस चीज पर हम लोगों ने चर्चा भी किया कि ये जो जायगोट बना, यानी कि स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जायगोट का निर्माण हुआ, यही आपका क्या कहला गया? फर्टिलाइजेशन कहला गया। इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल रहे हैं, इसी को हम लोग सिनगेमी भी बोल रहे हैं। खत्म कहानी यहां तक में। अब एक बात और हम लोगों को यहां याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि गेमिट जो होता है वह हमेशा हैप्लॉइड होता है, एन, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या बॉडी, हमारे शरीर की जो क्रोमोसोम की संख्या है उससे आधी हो जाती है। तो अगर हम ह्यूमन की चर्चा करते हैं तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है हमारे बॉडी में, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है ना? गेमिट में 23 हो जाएगा। और जब जायगोट बना तो 23 + 23 = 46, यानी जायगोट में हो गया 46। अर्थात गेमिट आपका क्या होगा? एन कहलाएगा, यानी हैप्लॉइड कहलाएगा। जायगोट क्या कहलाएगा? 2n कहलाएगा, यानी यह जो आपका डिप्लॉइड कहलाएगा। खत्म कहानी यहां पर भी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आगे में क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये जो जायगोट बना, यही जायगोट में डेवलप होने के बाद वह इम्ब्रायो का निर्माण करता है, और फिर इम्ब्रायो डेवलप होने के बाद अगर ह्यूमन की अगर हम चर्चा करते हैं या फिर कोई अन्य एनिमल की अगर चर्चा करते हैं तो वह क्या होता है? बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल फीमेल कैसे होता है उसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें उसका चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए, तो यहां पर देखिए जायगोट बना, और जायगोट डेवलप होकर के इम्ब्रायो बनता है, और फिर इम्ब्रायो डेवलप होकर के जो है बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां जायगोट जो डेवलप करके इम्ब्रायो का निर्माण करता है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। बोल सकते हैं परिभाषा इसका? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जायगोट डेवलप होकर के इम्ब्रायो का निर्माण करता है, नहीं क्या कहलाता है? वो एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है? तो हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स भी यहां पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन यहां हम लोगों का रह गया है, जो भी हम लोग पढ़े, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? नहीं लिखाए थे ना आप लोगों को, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसे कहते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसमें देखिए एक बात याद रखिएगा, एक जो हम लोग कैरेक्टर पर जो चर्चा हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर को अगर आप लोग याद अगर रखते हैं ना, तो उसके जस्ट अपोजिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, सिंगल पेरेंट। इसमें दो भिन्न प्रकार के सेक्स, मेल और फीमेल भाग लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बोलते हैं कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गेमिट नहीं होता, यानी गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो यहां पर गेमिट का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है। जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन कहां से होगा? तो गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो गेमिट का फ्यूजन होता है। 3 डिफरेंट हुआ ना, ज्यादा नहीं लिखना है, फिर भी दो चार और हम लोग जान लें। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस या एमाइटोसिस डिवीजन भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का डिवीजन होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, दोनों विभाजन होता है। अब चलो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति जो उत्पन्न होता है वह संतति कैसा उत्पन्न होता है? जनक के समान उत्पन्न होता है।
तो जब जनक के समान उत्पन्न होगा तो वह आनुवांशिकी रूप से भी और आकारिकी रूप से भी, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों रूप से क्या होता है, यहां पर संतति, संतान, ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के समान होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, भिन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि 50% क्रोमोसोम मेल और 50% क्रोमोसोम फीमेल का आता है, तो इसके कारण जो यहां संतति, संतान, ऑफस्प्रिंग जो उत्पन्न हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वह क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अपने माता पिता के समान नहीं होता है। ठीक है, रंग रूप आकार में यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह फलाना आदमी है। गाय में बोलिएगा कि सर हम लोगों को तो गाय सब एक नजर आता है, लेकिन गाय का बच्चा को छोड़ दीजिए, उसका बच्चा पकड़ लेगा कि हमारी माय है। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। हम लोग यहां पर भी चर्चा किए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां हम जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है वह अपने आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, आनुवांशिकी अपने पेरेंट के समान होता है। तो जब संतति जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के समान होता है तो इसके लिए एक शब्द दिया गया है क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होने के कारण क्या होता है, संतति, ऑफस्प्रिंग जो है वह अपने पेरेंट के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, समान होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए, जो सब पर थोड़ा सा हम जोर दें उस सबको देखिएगा, क्योंकि यहां से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। हम लोग जो है डिफिनेशन टाइप का वर्ड है, ठीक है ना, कुछ डिफिनेशन सब दिया गया है, जिस डिफिनेशन में अभी हम लोग यहां पर अगर देखें तो चर्चा कर चुके हैं एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में, चर्चा कर चुके हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में, चर्चा कर चुके हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, चर्चा कर चुके हम लोग oogenesis के बारे में। ठीक है ना। तो अब इसके अलावा यहाँ एक सवाल आता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चूंकि अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स पर भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके जस्ट अपोजिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम लोग बोल सकते हैं जब मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर हो तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी बाह्य निषेचन कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें एक बात याद रखिए, हम कॉमन रूप में कुछ बताना चाहते हैं ताकि कम से कम बच्चे को जिंदगी भर याद रहे। अगर मेहनत एक बार थोड़ा सा देख ले, बारीकी से देख ले, ठीक है ना, तो वो उसको जिंदगी भर याद रहेगा। एनिमल किंगडम के अंतर्गत में वर्टिब्रा को 5 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन है। एव्स, इसके अंतर्गत में आता है पक्षी वर्ग। ठीक है, एव्स के बाद आता है आपका, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग अगर याद है तो, रेप्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, रेप्टाइल के बाद कुछ बोलिए, याद आ रहा है आप लोगों को। मेमेलियन तो है ही, सबसे लास्ट में बोलना था मेमेलियन। चलिए अब यहां पर 2 को लिखते हैं, एक का नाम है एम्फीबियन, और एम्फीबियन के बाद एक में लास्ट में बच जाता पीसेस। देखिए ये एम्फीबियन और पीसेस में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिसमें एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। एम्फीबियन को हिंदी में हम लोग उभयचर बोलते हैं। नहीं, उभयचर में आता है आपका मेढक, एकदम ध्यान में रखिए। और पीसेस मतलब हो गया मत्स्य, नाम से ही स्पष्ट चलता है मछली। तो जितने भी मछली हैं उसमें फीमेल क्या करती है, या फिर मेढक में फीमेल क्या करती है, जहां पर पानी कम, छिलछिला पानी, छिपछिपिया पानी गांव भाषा में बोलते हैं हम लोग, वैसा होता है ना, तो लेकिन वहां एक जंगल भी होना चाहिए। नहीं तो अगर खुले में ऐसे अगर वो अंडा दे देती है अगर मादा फीमेल,
तो वो अंडा इधर उधर चला जाएगा। लेकिन वो क्या करती है, जाकर के झाड़ी को चुनती है, फीमेल, दोनों में, मत्स्य में भी और मेढक में भी, एम्फीबियन में भी। उसी झाड़ी में जाकर के फीमेल अपना अंडा को दे देती है और उसके बाद अंडा देने के बाद बहुत दूर तक भी वो नहीं जाती, उसी के इर्द गिर्द वो घूमती है और उसके बाद मेल आकर के प्रत्येक ओवा को अपने गेमिट यानी स्पर्म के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन कराने का काम को करता है। फर्टिलाइजेशन का काम जैसे ही पूरा होता है, मेल का ड्यूटी खत्म, मेल अब वहां से चला गया। अब काम बन जाता है फिर फीमेल का। जिस फीमेल ने ओवा को रिलीज की थी वहां पर, वह आकर के उसको सेवने का काम करती है, तब तक जब तक कि उससे फिर बच्चा बाहर नहीं निकल जाए। तो वो प्रोसेस बाद में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग इतना ही जाने कि एम्फीबियन और पीसेस ये दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि एप्स, रेप्टाइल और मेमेलियन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कंप्लीट। अब एक बात और हम लोग जाने, मेमेलियन को छोड़ करके एप्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन और पीसेस ये सभी को ओविपेरस अंडप्रजक कहा गया है। ठीक है ना, अंडप्रजक कहा गया है, अंडा देने वाला प्राणी कहा गया है। लेकिन अगर हम मेमेलियन की बात करते हैं तो जितने भी मेमेलियन है वह सभी को विविपेरस यानी शिशु प्रजक कहा गया, यह बच्चे को जन्म देती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां पर। अब देखिए, कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए आपसे पूछ देगा, सी काव समुद्री गाय होती है, डॉल्फिन जिसको हम लोग मछली भी बोल देते हैं, डॉल्फिन मछली है, एक्चुअल में डॉल्फिन के साथ मछली को जोड़ा गया है जबरदस्ती। डॉल्फिन मेमेलियन है और यह अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दुग्ध पान कराती है। ठीक है ना, इसमें मेमेरिक ग्लैंड होता है। तो डॉल्फिन क्या हो गया आपका, मेमेलियन हो गया। सी काउ जो बोले नाम, वह भी समुद्री गाय, समुद्र में रहते हैं ये, वह भी क्या हो गया आपका, मेमेलियन में आता, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यानी कहने का मतलब यह भी अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस पे चर्चा कर देते हैं। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो देखो, पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चचेरा भाई है वो। हाँ, अपना भाई ना, चचेरा भाई है। अपना भाई वो दो हो गया, एक सेक्सुअल एगो सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल, सेक्सुअल का चचेरा भाई नहीं बोलेंगे, ए सेक्सुअल का चचेरा भाई बोलेंगे, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है ना। उसी प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि यहां पर भी मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी इसमें फीमेल गैमेट जो होता है ओवा, वह खुद ही एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, अपने जैसे समान संतति को जन्म दे देता है। अब इसका उदाहरण बोलिए, मधुमक्खी बोल सकते हैं। मधुमक्खी का ओवा से ही क्या होता है, नए मधुमक्खी को जन्म दे देता है। ठीक है, वर्कर। एक्चुअल में जितने भी उसमें मक्खी में जितने भी मक्खी मतलब क्या कहते हैं, मधुमक्खी में जितना वर्कर है, हाँ, वो सभी वर्कर मछली स्टेराइल होती है। ठीक है, और एक बात, अच्छा उसका चर्चा जो है हम लोग हनी बी वाला में जाके कर लेंगे पूरा विस्तार से। अभी इतना जान जाए कि पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल में हम लोग हनी बी को जान लें, बढ़िया है ये। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल में हनी बी को रखते हैं हम लोग। तो हनी बी में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब देखिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी वैक्यूम बनाने के लिए सवाल पूछेगा कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण दीजिए और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण दीजिए। तो आर्टिफिशियल में अगर आपसे पूछता है तो आप इसमें मेढक का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि मेढक में फीमेल गैमेट ओवा को एक विशेष प्रक्रिया, डिफिनेशन में क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं डिफिनेशन में भी, ठीक है ना, कि एक विशेष प्रक्रिया, यानी कि उसमें सुई को प्रिक किया और सुई को प्रिक करने के बाद वह क्या होता है, टोडपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक विशेष प्रक्रिया हो गया। अब इसी प्रकार से एक है विशेष प्रक्रिया या विशेष पदार्थ। पदार्थ यानी कि एक आर्चिन मछली होता है, आर्चिन, उसको सियार्चिन भी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि समुद्री मछली है इसलिए हम लोग इसको सियार्चिन भी बोल देते हैं ना, रखे है ना नाम।
तो इसको एक विशेष प्रकार का केमिकल, नाम बताओ केमिकल का, स्ट्रेचिन, ये स्ट्रेचिन नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है, इसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा क्या किया जाता है कि उस एक फीमेल गैमेट से ही एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस करके एक नए बेबी को, नए संतति को जन्म दिया जाता है, यानी उसको नए संतति में उसको परिवर्तित किया जाता है। तो यहां देखिए आप लोग डेफिनेशन में कैसे कैसे बनेगा, विशेष प्रक्रिया और विशेष पदार्थ के द्वारा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कराया जाता है। ठीक है, तो एक तो पहले यहां पर देखिए कि 3 तरह का आपका डेफिनेशन बनेगा। पहला डेफिनेशन, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन कि पार्थेनोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल और एक को बोलते हैं हम लोग नेचुरल। तो सबसे पहला डेफिनेशन होना चाहिए कि पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बिना फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन के बिना फीमेल गैमेट से एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा जो संतति को उत्पन्न किया जाता है पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, फर्टिलाइजेशन के बिना। क्लियर है। अब यहां पर यह प्रोसेस 2 प्रकार से हम लोग करते हैं, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए संतति में परिवर्तित हो जाता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा नए संतति में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं मधुमक्खी का। और आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का जब डेफिनेशन का सवाल आता है तो यह जो एक विशेष प्रक्रिया या एक विशेष पदार्थों के द्वारा किया जाता है। तो जब विशेष प्रक्रिया या विशेष पदार्थों के द्वारा फीमेल गैमेट ओवा से एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा नए संतति को उत्पन्न किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। इसमें अब देखिए कि जो विशेष प्रक्रिया हो गया, उसमें प्रक्रिया में हम लोग सुई को प्रिक करके मेढक से, अंडाणु से जो है उसमें एक मेढक के बच्चे को उत्पन्न किया गया, विशेष प्रक्रिया हो गया। विशेष प्रकार का पदार्थ आर्चिन नामक एक मछली है जिसमें स्ट्रेचिन नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा उसे प्रतिक्रिया करा करके क्या किया जाता है, उसके ओवा से नई संतति को जन्म कराया जाता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल में कंप्लीट कहानी। अब इसमें कुछ बचा आपका, एक बचा है, एक इसी में देख लीजिएगा कि अब होता है क्या कि गैमेटोजेनेसिस और एक है एम्ब्रायोजेनेसिस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस। तो सीधी सी बात है, गैमेटोजेनेसिस में गैमीट का निर्माण होता है और एम्ब्रायोजेनेसिस में एम्ब्रायो का निर्माण होता है। पहला तो इसमें हम लोग दे देंगे। दूसरा, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन के पूर्व होती है और एम्ब्रायोजेनेसिस की जो क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। 2 हो गया ना। अब देखो तीसरा में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया गोनाड में होता है। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया गोनाड में होता है। फीमेल में फीमेल गोनाड को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी, और मेल में मेल गोनाड को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिस। लेकिन जब एम्ब्रायोजेनेसिस की बात होती है तो एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया फीमेल बॉडी के अंदर यानी यूटेरस में होती है। तो 3 डिफरेंट हो गया यहाँ पर। तीसरा डिफरेंट में क्या हो गया कि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया गोनाड में होती है जबकि एम्ब्रायोजेनेसिस की क्रिया फीमेल के यूटेरस में होती है। खत्म कहानी। अब एक और है, कौन बच गया अब यहां पर, जू स्पोर और जायगोट में क्या डिफरेंट है, जू स्पोर और जायगोट में क्या अंतर है। तो देखो जू स्पोर जो है वह कहां पर बनता है, हम लोग पढ़े थे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो एल्गी फंगी के में जो स्पोरेंजियम है उसको हम लोग जू स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। तो जू स्पोरेंजियम में जू स्पोर का निर्माण होता है, जू स्पोरेंजियम में जू स्पोर का निर्माण होता है। और जब जायगोट का बात हम करते हैं तो हम जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए जू स्पोर का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में होता है, लेकिन जब हम जायगोट की बात करते हैं तो जायगोट के निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में
होता है। और जूस्पोर की जो प्रक्रिया है, यह जितने भी मतलब लोअर कैटेगरी के जीव जंतु होते हैं, खास करके एक कोशिकीय में या अगर बहुकोशिकीय में भी सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाले जीवों में ही प्रायः जूस्पोर का निर्माण होता है। लेकिन इधर जितने भी हायर एनिमल या हायर प्लांट है, यानी हायर लिविंग विंग्स जितने भी हैं, उन सभी में क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद। खत्म कहानी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं तो, ताकि आपको हर आने वाला वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।